प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम रक्षा सिद्दीकी है और मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निशातपुरा में उच्च माध्यमिक शिक्षक हूँ। आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद का अध्ययन करेंगे। बच्चों, भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार हुआ, इस विषय में आप पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। पहले आपने 20वीं सदी के पहले के दशक की कहानी पढ़ी थी। अब हम आज इस अध्याय में 1920 से आगे के दशक का अध्ययन करेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए और किस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो बच्चों, पहले हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कुछ पढ़ेंगे। विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। प्रथम विश्व युद्ध के कारण रक्षा संबंधी खर्चे में बढ़ोतरी हुई। इसे पूरा करने के लिए कर्जे और टैक्स बढ़ाए गए। युद्ध के वर्षों में वस्तुओं की कीमतें भी बहुत बढ़ गई थीं, जिससे सारी जनता परेशान थी। इससे आम आदमी को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी समय ग्रामीण इलाकों के लोगों को जबरन सेना में भर्ती किया गया, जिससे गांव के लोगों में भी बहुत अधिक अंग्रेजों के खिलाफ रोष था। भारत के कई भागों में उपज खराब हो गई और इसी समय इन्फ्लुएंजा की बीमारी भी फैली, जिसके कारण लाखों लोग मारे गए। इस मुश्किल समय में गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश कर संघर्ष का एक नया तरीका पेश किया। महात्मा गांधी और सत्याग्रह पर विचार। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे, तब उन्होंने वहां पर एक नए तरह के जन आंदोलन यानी सत्याग्रह के रास्ते पर चलते हुए वहीं की नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। अब हम जानेंगे कि सत्याग्रह का अर्थ क्या है। सत्याग्रह किसे कहते हैं? सत्याग्रह इस सिद्धांत पर आधारित था कि यदि कोई सही मकसद के लिए लड़ रहा है तो उसे अपने ऊपर अत्याचार करने वालों से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती। गांधी जी का विश्वास था कि एक सत्याग्रही अहिंसा के द्वारा ही अपनी लड़ाई जीत सकता है। यानी अगर हम सत्य पर हैं तो हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती और बिना हिंसा के भी हम अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है और गांधी जी ने सत्याग्रह का मार्ग क्यों चुना। भारत आने के बाद गांधी जी ने बिहार के चंपारण और गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह आंदोलन चलाए। रॉल्ट एक्ट क्या था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1919 में यह एक्ट पारित किया। इस एक्ट के अनुसार सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। यह एक्ट भारत में राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए बनाया गया था। यानी जो राजनीतिक कैदी होते थे उन पे बिना मुकदमा चलाए उनको जेल में बंद कर दिया जाता था इस एक्ट के अनुसार। इस अन्यायपूर्ण एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत की। हड़ताल को भारी समर्थन मिला। पंजाब में इसका प्रभाव बहुत अधिक था। यहाँ पर
विभिन्न शहरों में जुलूस निकाले गए। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक जुलूस पर गोली चला दी और पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर को वहां की कमान दे दी गई। जलियांवाला बाग कांड। जलियांवाला बाग कांड का दुखद नरसंहार 13 अप्रैल को उस दिन हुआ जिस दिन पंजाब में बैसाखी का त्योहार मनाया जा रहा था। ग्रामीणों का एक जत्था जलियांवाला बाग में लगे एक मेले में शरीक होने आया था और यहाँ पर रॉलेट एक्ट के विरोध में भी काफी लोग जमा थे। ये बाग चारों तरफ से बंद था और निकलने के रास्ते संकीर्ण थे। जनरल डायर ने निकलने के सारे रास्ते बंद करवा दिए और भीड़ पर गोली चलवा दी। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इसमें स्त्रियां भी थीं, छोटे छोटे बच्चे भी थे। इस जनसंहार से पूरा भारत हिल गया। जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर फैली, उत्तर भारत में इसका व्यापक विरोध शुरू हो गया। जगह जगह जुलूस निकाले गए, हड़तालें हुई। सरकार ने भी इस आंदोलन को कुचलने का रास्ता अपनाया। हिंसा फैलते देख गांधी जी ने इसे वापस ले लिया। ये चित्र देख रहे हैं आप बच्चों, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का है। ये देखिए आप, ये पार्क की तस्वीर दी गई है जिसमें बच्चे और सब जमा हुए थे। बच्चे, स्त्रियां, पुरुष बहुत बड़ी संख्या में यहाँ थे और ये इस पार्क के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई हैं और जनरल डायर और उसके सिपाहियों ने इस बाग को चारों ओर से घेर रखा है और ये गोलियां चला रहे हैं। वहां की उस जनता को वहां से निकलने का भी कोई रास्ता नहीं मिला और वो वहीं पर खत्म हो गए। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम और स्वरूप। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह मुख्यतः शहरों तक ही सीमित था। गांधी जी को लगा कि भारत में आंदोलन का विस्तार होना चाहिए। उनका मानना था कि ऐसा तभी हो सकता है जब हिंदू और मुसलमान एक मंच पर आ जाएं, तो इसका विस्तार पूरे भारत में हो सकता है। अब खिलाफत आंदोलन क्या था? तो बच्चों, हम खिलाफत आंदोलन के विषय में कुछ जानेंगे। खिलाफत आंदोलन ने गांधी जी को एक अवसर दिया जिससे हिंदू और मुसलमानों को एक मंच पर लाया जा सकता था। खिलाफत आंदोलन क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में टर्की की करारी हार हुई थी। ऑटोमन साम्राज्य का शासक जो खलीफा कहलाते थे, उनके साथ अपमानजनक संधि की गई। इस्लामी संप्रदाय ने इसका विरोध किया। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली, जो दोनों भाई थे, उन्होंने महात्मा गांधी से चर्चा शुरू कर दी और अनंततः सितंबर 1920 के बंबई अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज्य के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाए। असहयोगी क्यों? अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज्य में महात्मा गांधी ने लिखा कि भारत में अंग्रेजी राज्य इसलिए स्थापित हो पाया क्योंकि भारतीय जनता ने उनका सहयोग किया और इसी सहयोग के कारण वे भारत में हुकूमत करते रहे। मतलब भारतीयों ने अंग्रेजों को पूरी तरह से सहयोग दिया, कभी उनका कोई विरोध नहीं किया, इसीलिए अंग्रेज भारत में हुकूमत करते रहे। यदि भारतीय सहयोग करना बंद कर दें तो अंग्रेजों के पास भारत को छोड़कर चले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। असहयोग आंदोलन के क्या कार्यक्रम थे और क्या प्रस्ताव थे?
अंग्रेज सरकार द्वारा दी गई उपाधियों को वापस करना। अंग्रेजों ने जो भारतीयों को उपाधियां दी थी उनको वापस करना। सिविल सर्विसेज जो होती थी उसमें से भारतीयों ने इस्तीफा दे दिया। सेना, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्कूलों का बहिष्कार किया। विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार किया गया। और यदि सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से बाज न आए तो संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू करना। प्रारंभ में कांग्रेस के अधिकांश लोग इन प्रस्ताव से सशंकित थे। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस नागपुर अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अलग आकांक्षाएं थीं। अब यह आंदोलन देश के विभिन्न भागों में किस तरह से शुरू हुआ और इसका स्वरूप क्या था? शहरों में आंदोलन का क्या स्वरूप था? शहरों में आंदोलन की शुरुआत मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया, परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। परंतु कुछ समय पश्चात शहरों में आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। खादी का कपड़ा महंगा होने के कारण जन सामान्य इसे खरीद नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने इसको लेना बंद कर दिया। वैकल्पिक भारतीय शैक्षणिक संस्थाएं नहीं होने के कारण भी छात्र और शिक्षक वापस अपने स्कूल आने लगे। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। अवध में बाबा रामचंद्र की अगुवाई में किसान आंदोलन उन ताल्लुकदारों के खिलाफ था जिन्होंने किसानों पर अत्याचार किए। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज्य के विचार का कुछ और ही अर्थ निकाला। आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया, जिससे लोगों की मवेशियों को चराने के लिए जंगल में प्रवेश से रोका जा सके। उन्हें लगा कि उनके पारंपरिक अधिकारों को नकारा जा रहा है, इसलिए उन्होंने भी असहयोग आंदोलन में भाग लिया। बागानों में स्वराज। असम के मजदूरों में आजादी का मतलब यह था कि वे चार दीवारी से बाहर नहीं जा सकते थे। मतलब जिन बागानों में वो काम करते थे उनको बिना किसी परमिशन के वहां से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों को में बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी, इसलिए उनके लिए आजादी का अर्थ बागान से बाहर जाने की इजाजत मिलना ही मात्र था। बारडोली सत्याग्रह। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारडोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, जो भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। यह बारडोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। अब यह आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। सरकार ने इसको दबाने के काफी प्रयास किए और अंत में चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी को इस आंदोलन को वापस लेना पड़ा। चौरी चौरा कांड क्या था? फरवरी 1922 में गांधी जी ने नो टैक्स आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। बिना किसी उकसावे के प्रदर्शन में भाग ले रहे लोगों पर पुलिस ने गोलियां चला दी। भीड़ उग्र हो गई और उसने पुलिस स्टेशन पर हमला कर उसमें आग लगा दी। यह घटना उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुई। जब ये
खबर गांधी जी के पास पहुंची तो उन्होंने इस आंदोलन को वापस लेने का फैसला कर लिया। ये चित्र में बच्चों देखिए आप, चोरा चोरी कांड का चित्र है ये, और इसमें उग्र भीड़ ने कैसे थाने में आग लगा दी है और ये इसमें कई लोग मारे गए थे, और इसी हिंसा के कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। सविनय अवज्ञा की ओर। 1921 के अंत के आते आते आंदोलन हिंसक होने लगा था। कांग्रेस के कुछ नेता राज्यों के काउंसिल के चुनाव में भाग लेना चाहते थे। मोतीलाल नेहरू और आरसी दास जैसे पुराने नेताओं ने कांग्रेस के भीतर ही स्वराज्य पार्टी बनाई। ये दोनों नेता जन आंदोलन और पूर्ण स्वराज्य के पक्ष में थे। इसी समय भारत में साइमन कमीशन आया। अंग्रेजी सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में वैधानिक कमीशन गठित किया। इस कमीशन को भारत में संवैधानिक सिस्टम के कार्य का मूल्यांकन करने और जरूरी बदलाव के सुझाव देने के लिए बनाया गया था, परंतु इस कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज थे। इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया। भारत में इस कमीशन का स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से हुआ। साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसी लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो गए और अनंता उनका निधन हो गया। इस विरोध को शांत करने के लिए लॉर्ड इरविन ने डोमिनियन स्टेट्स का ऐलान संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए किया। पूर्ण स्वराज्य की मांग। कांग्रेस के उग्र नेता अंग्रेजों के प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं थे। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य के संकल्प को पारित किया। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया। और यह अब हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस प्रकार हुआ। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का निर्णय लिया। नमक कानून तोड़ने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि अंग्रेजों ने नमक कर लगा दिया था, और नमक एक ऐसी वस्तु है जिसे हर घर में प्रयोग किया जाता है। अमीर गरीब सब इसका प्रयोग करते हैं, और इसके बनाने में कोई खर्च भी नहीं होता है। तो नमक जैसी वस्तु पर अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया था। इस टैक्स को तोड़ने के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने निर्णय लिया। महात्मा गांधी को विश्वास था कि पूरे देश को एक करने में नमक एक शक्तिशाली हथियार बन सकता है। 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को एक पत्र भेजा जिसमें 11 मांगे थी, जिनमें एक नमक कर को भी समाप्त करने की मांग थी। दांडी यात्रा। बच्चों, आपने दांडी यात्रा के विषय में पढ़ा होगा और सुना भी होगा कि दांडी मार्च क्या था। दांडी मार्च या नमक आंदोलन को गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को शुरू किया। उन्होंने 24 दिनों तक चलकर साबरमती से दांडी तक 240 मील की दूरी तय की। जब गांधी जी वहां चले थे साबरमती से, तो उनके साथ थोड़े से ही लोग थे, लेकिन जब वो अपने मुकाम पर पहुंचे, दांडी पहुंचे, तो उनके साथ बड़ी संख्या में लोगों का एक जुलूस था।
जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ये गांधी जी ने जब दांडी पहुंचकर वहां नमक बनाया तो उनके साथ एक बड़ी संख्या में लोग थे। जहां जहां से दांडी मार्च गुजरा वहां के लोग उनके साथ होते चले गए और उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर औपचारिक रूप से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। यही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। आंदोलन की प्रगति। देश के विभिन्न भागों में लोगों ने नमक कानून तोड़ा, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, किसानों ने लगान और चौकीदारों ने कर चुकाने से इनकार कर दिया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। अब बच्चों इस पार्ट में आपके कुछ नए शब्द आएंगे, जैसे पिकेटिंग है, बहिष्कार है, तो इनके विषय में मैं आपको इस अध्याय के लास्ट में इनके बारे में विस्तार से बताऊंगी। तो ये आंदोलन पूरे भारत में फैल गया था। अब इस आंदोलन को कैसे लिया? सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई इस आंदोलन के बारे में? अंग्रेज इस आंदोलन की सफलता को देखकर चिंतित हो गए। सरकार ने कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। भारतीय जनता ने इसका विरोध किया। यह आंदोलन हिंसक रूप लेने लगा। महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ समझौते पर दस्तखत कर दिए और लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर सहमति व्यक्त कर दी। तो बच्चों ये था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में अभी हमने आपसे चर्चा की। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये देख रहे हैं आप, ये दांडी मार्च का चित्र है। इसमें गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ यात्रा पर जा रहे हैं। ये साइमन कमीशन, लोगों ने इस आंदोलन को कैसे लिया? मैडम, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। अछूत। गांधी जी ने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। उन्होंने मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया, लेकिन वे बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। दलित वर्ग एसोसिएशन DCA की स्थापना। सन 1930 में डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए दमित वर्ग एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का गठन किया। उन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की। सरकार ने उनकी मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि इस व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की गति धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार भीमराव अंबेडकर ने गांधी जी की बात मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। सामूहिकता की भावना। सामूहिकता की भावना लोगों में जब वो पनपती है जब वे महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र का अंग हैं। भारत में जो राजनीतिक आंदोलन हुए उसमें विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों या भाषाओं से संबंध अलग अलग समूहों ने भाग लिया और उनमें सामूहिक अपनेपन की भावना जागृत हुई। इसमें इतिहास, साहित्य, लोक कथाएं, गीत, चित्र व प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया। आकृतियों और चित्रों का प्रयोग।
20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि में का रूप लेने लगी। इस छवि का निर्माण आरंभ में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। लोक कथाएं। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों व चारणों द्वारा सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। वे लोकगीतों व जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव में घूमने लगे, जिससे भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की एक भावना विकसित हुई। झंडे के रूप में चिन्हों और प्रतीकों का प्रयोग। राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने के लिए तरह तरह के चिन्हों और प्रतीकों का उपयोग करने लगे। ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल और हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र दर्शाया गया था। 1921 में गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह तिरंगा झंडा था। इसमें सफेद, हरा और लाल रंग था और इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखे को जगह दी गई। तो बच्चों, ये चित्र देख रहे हैं आप, ये बाल गंगाधर तिलक का चित्र है। इसमें ध्यान से देखेंगे आप तो तिलक एकता के प्रतीकों से घिरे हुए हैं। इस चित्र के चारों तरफ और विभिन्न धर्मों के पवित्र स्थान, मंदिर, चर्च और मस्जिद चित्रित किए गए हैं। ये भारत माता का चित्र है। भारत माता की यह छवि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित छवि के बिल्कुल विपरीत है। यहाँ भारत माता के हाथों में त्रिशूल है और वे हाथी व शेर के बीच खड़ी हैं। ये दोनों ही शक्ति और सत्ता का प्रतीक है। बच्चों, आप ये चित्र देख रहे हैं, ये भारत छोड़ो आंदोलन का चित्र है। क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया था। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सत्ता का भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण एवं भारत छोड़ने की मांग की गई। 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें पूरे देश में व्यापक पैमाने पर एक अहिंसक जन संघर्ष का आह्वान किया गया। इसी अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो का भाषण दिया। भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया। लोग स्वतः आंदोलन में भाग लेने लगे। लोगों ने हड़तालें और राष्ट्रीय गीतों और नारों के साथ प्रदर्शन किए एवं जुलूस निकाले। ये आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था, जिसमें छात्र, मजदूर और किसान जैसे हजारों साधारण लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें नेताओं की सक्रिय भागीदारी भी देखी गई, जिनमें जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसिफ अली एवं राम मनोहर लोहिया और बहुत सारी महिलाएं, जैसे बंगाल में मातंगनी हाजरा, असम में कनकलता बरुआ और उड़ीसा में रमा देवी थी। अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के बावजूद इसे दबाने में 1 वर्ष से अधिक समय लगा। तो बच्चों, हमने इस अध्याय में जाना कि भारत में 1920 में गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश किया और कैसे इस आंदोलन ने प्रगति पकड़ी और अनंता भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अब कुछ शब्द हमने बच्चों नए शब्द पढ़े हैं इस अध्याय में, जैसे है जबरन भर्ती। जबरन भर्ती का क्या अर्थ है? इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारत के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लेते थे।
अंग्रेजी सेना जो थी उसमें भारतीय लोगों को उनकी मर्जी के बगैर भर्ती किया जाता था, जिसको हम जबरन भर्ती कहते हैं। बहिष्कार, किसी के साथ संपर्क और जुड़ने से इनकार करना या गतिविधियों में हिस्सेदारी, चीजों की खरीद व इस्तेमाल से इनकार करना या किसी चीज का विरोध करना, उसमें भाग नहीं लेना, उस बहिष्कार कहा जाता है। पिकेटिंग, अभी आपने 2 बार पिकेटिंग शब्द पढ़ा, तो अब हम पिकेटिंग शब्द का अर्थ जानेंगे कि पिकेटिंग का क्या अर्थ है। प्रदर्शन व विरोध का ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, लोगों को अंदर नहीं जाने देते और रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं, उसको हम पिकेटिंग कहते हैं। बेगार, बेगार का अर्थ बच्चों आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में बेगार शब्द का प्रयोग बहुत अधिक करते हैं, यानी बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना। किसी भी मजदूर से, किसी भी काम वाले से बिना पैसा दिए काम करवाना बेगार करवाना कहलाता है। तो बच्चों, आशा है कि आपको यह अध्याय समझ में आया होगा। अब मैं आपको इसके लिए कुछ अभ्यास कार्य देती हूँ और आप इनके उत्तर देखिएगा और मुझे बताइएगा। प्रथम प्रश्न है, रॉल टेक्ट क्या था? प्रश्न नंबर 2 है, असहयोग आंदोलन के विषय में आप क्या जानते हैं? और प्रश्न नंबर 3 है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा क्यों की? आज हम भारत में राष्ट्रवाद का उदय अध्याय का अंत करते हैं। धन्यवाद।